प्रिय मित्रों, दोस्तों, परिजनों, आज की भावगंगा के 137वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज़ की भांति आज भी हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको आनंद आएगा। एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन के लिए, हमारे संतुलन के लिए, हमारे बैलेंस के लिए और हमारे सकारात्मकता के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी अच्छी सी कविता है, वो मुझे कुछ दिनों पहले प्राप्त हुई थी और आपको अच्छी लगेगी, इसलिए सबसे पहले उस कविता को आपके सामने रखता हूँ। जो भी विचार हैं वो है ना, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम नापि कोऽपि अयोग्यो पुरुष योजिका तत्र दुर्लभ अथर्ववेद का वो मंत्र कि इस सृष्टि में कोई ऐसी ध्वनि नहीं है, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। और सारी ध्वनियाँ ब्रह्मांडीय हैं, एग्जिस्टेंस की हैं। सबका हम कहीं कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। किसी चीज़ का सकारात्मक प्रयोग कर लेना ही मंत्र बना लेना है। और हम जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, उसमें हमारा तो लगभग कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम उस विराट जीवंत शरीर, जो एग्जिस्टेंस है, जो ईश्वर है या जो ब्रह्मांड है, जो भी कह लीजिए, उसके काल और समय, उसके जब हम अंश हैं, अंग हैं, तो हम जो भी बोलेंगे उसी के अनुरूप तो बोलेंगे। अनलेस कि हमें लकवा मार गया हो, जैसे ये हाथ पैरालाइज्ड है तो अंग होते हुए भी इस शरीर का अंग नहीं महसूस करेगा, जो करेगा इस शरीर के अनुसार नहीं करेगा। उसी प्रकार यदि हम को मानसिक लकवापन नहीं है तो हम जो कुछ बोल रहे हैं, इस हाथ को यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये मैंने सोचा या मैंने किया। ये पूरे शरीर ने जो सोचा वही किया है। तो अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, कोई कविता भी रच रहे हैं, तो वह हमारा अहंकार है कि हम रच रहे हैं। ये तो सृष्टि रच रही है, ये ब्रह्मांड रच रहा है, एग्जिस्टेंस रच रहा है। अगर ये भावगंगा बह रही है तो ये मेरा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरी भावगंगा है। यह तो सृष्टि की भावगंगा है, ये सृष्टि की रचना है। मेरे माध्यम से फूट पड़ी है, बात दूसरी है। जैसे बारिश भी होती है तो एक बादल से फूट पड़े वो बूंद तो ठीक है, लेकिन वो बूंद बादल का थोड़ा सा पता नहीं कहाँ कहाँ से आया था, कैसे कैसे, किस समुद्र से, किस नदी से, किस जगह से वाष्पीकृत होकर के, वेपराइज होकर के वो बूंद बादल बना था और फिर बरसा था। तो वही है, जो कुछ बरस रहा है वह मेरा नहीं है भावगंगा में, वह सृष्टि का है। उसी भाव को, जो कुछ राइटर को अहंकार हो जाता है कि मेरा है, वो परिचय के लिए दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अहंकार के लिए ठीक नहीं है। अहंकार बहुत ही घातक है। कवि ने अपनी ही कविता को बार बार पढ़ा। कवि ने अपनी ही कविता को बार बार पढ़ा और हर बार उसे नए रहस्यों का, नई भंगिमाओं से आपूरित पाया। कवि ने अपनी ही कविता को बार बार पढ़ा और हर बार उसे नए रहस्यों से, नई भाव भंगिमाओं से आपूरित पाया। औचक बोल उठा, अद्भुत, अद्वितीय। कवि अपनी ही कविता को जब उसने बार बार पढ़ा और हर बार उसे नए रहस्यों से, नई भाव भंगिमाओं से आपूरित पाया, भरा हुआ पाया, तो औचक, अचानक बोल उठा, अद्भुत, अद्वितीय। अब देखिए आगे टर्न आता है कविता में। फिर ज्यों ही उसने कविता के नीचे अपने हस्ताक्षर
अपना सिग्नेचर, अपना दस्तखत गढ़ने चाहे, लिखने चाहे या करने चाहे, फिर ज्यों ही उसने कविता के नीचे अपने हस्ताक्षर गढ़ने चाहे या करने चाहे, कविता अपने आभा मंडल सहित पृष्ठ से बाहर निकल उठ खड़ी हुई। जिस पृष्ठ पे वो कविता थी, वह पृष्ठ से कविता अपने आभा मंडल सहित बाहर निकल उठ खड़ी हुई और बोली, रुको, क्या कर रहे हो? रुको, क्या कर रहे हो? कवि हतप्रभ हो बोल उठा। कवि हतप्रभ हो बोल उठा, अपनी रचना को अपना नाम दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अपनी रचना को अपना नाम दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? और ये केवल साहित्य की रचना ही नहीं, जीवन में जितनी रचनाएं हम करते हैं, जीव निर्जीव, उस सब में जब हम अपने नाम देने की कोशिश करते हैं, पहचान के लिए नाम तो ठीक है, लेकिन अहंकार के लिए जब नाम देने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि असली साधना तो हम तब कर रहे होते हैं जब सृष्टि में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इन सब को भूल करके सृष्टि को देखें और बर्ताव करें। तो वह रियल साधक का बर्ताव है, रियल साधना है। कवि हतप्रभ हो बोल उठा, अपनी रचना को अपना नाम दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? कविता ने कहा, भ्रम है तुम्हारा। कविता ने कहा, भ्रम है तुम्हारा, मैं तुम्हारी रचना हूँ। कविता ने कहा, भ्रम है तुम्हारा, मैं तुम्हारी रचना हूँ। यह बात और है कि तुमने मुझे लिपिबद्ध किया है। यह बात और है कि तुम्हारे मुंह से निकली है। यह बात और है कि तुमसे यह रच गई है या क्रिएट हो गई है। यह बात और है कि तुमने इसे लिपिबद्ध किया है। लेकिन जिन शब्दों में तुमने मुझे गढ़ा है, न वो शब्द तुम्हारे हैं। जिन शब्दों में तुमने मुझे गढ़ा है, न वो शब्द तुम्हारे हैं, न व्याकरण तुम्हारी है। कवि उसे बीच में रोक कर आवेशित होकर बोल उठा। कवि उसे बीच में रोक कर आवेशित होकर के बोल उठा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? कविता शब्दों का संयोजन मात्र ही नहीं है। कविता शब्दों का संयोजन मात्र ही नहीं है और न ही व्याकरण के नियमों का अनुबंध। कविता तो भावों की, और बोलने जा रहा था, रहने दो, मुझे न बताओ कविता क्या होती है। कविता बोल उठी कि रहने दो, मुझे न बताओ कविता क्या होती है। मनुष्य भले न जानता हो कि वह क्या है, कौन है, पर कविता अवश्य जानती है अपना स्वरूप, भली बात पहचानती है। रहने दो, मुझे न बताओ कविता क्या होती है। मनुष्य भले ही न जानता हो कि वह क्या है, कौन है, पर कविता अवश्य जानती है अपना स्वरूप, भली भांति पहचानती है। कविता में कौन सा शब्द कौन सा अर्थ लिए, कौन सा शब्द कौन सा स्वर लिए, किस शब्द की कितनी गहराई है, किस शब्द की कितनी ऊंचाई है, कविता में व्याकरण के कौन से नियम तोड़े गए हैं, कौन से नियम जोड़े गए हैं, मुझे सब पता है। रही बात भावों की, तो भाव तो सदा आकाश में व्याप्य हैं। तो भाव तो सदा आकाश में व्याप्य हैं, जल में वाष्पीभूत हैं। भाव तो सदा से आकाश में व्याप्य हैं, जल में वाष्पीभूत हैं, वायु में गायत्रिन हैं, अग्नि में अवतरित हैं, धरती में समाधिस्थ हैं।
भाव तो सदा से आकाश में व्याप्य हैं, जल में वाष्पीभूत हैं, वायु में गायत्रीन हैं, अग्नि में अवतरित हैं, धरती में समाधिस्थ हैं। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे होने के उपरांत भी तुमसे होकर आई हूँ। सच तो यह है कि चूंकि तुम हो और तुमसे होकर आई हूँ, पर इतने भर से तुम्हारी नहीं हो जाती, केवल तुम्हारी नहीं हो जाती। मैं समय के पृष्ठ पर सदा से अंकित हूँ, पूर्वार्ध में भी और उत्तरार्ध में भी। रही बात भावों की, तो भाव तो सदा से आकाश में व्याप्य हैं, जल में वाष्पीभूत हैं, वायु में गायत्रीन हैं, अग्नि में अवतरित हैं, धरती में समाधिस्थ हैं। और तुम्हें जो भाव या हमें जो भाव मिल रहे हैं, वह जिस इंटरेक्शन से हमें जिसने बनाया, उसने हमारे भावों को भी बनाया है। हम जैसे बने हैं, उससे इस तरह से हमारे भाव भी बने हैं, वो भी किसी और का क्रिएशन है। और अगर किसी अनुभव से हमें भाव होते हैं, तो वह अनुभव जो जिसके साथ हो रहे हैं, फिर उनका भी है वो भाव। तो किसी चीज़ पर हम अपना नाम कैसे लिख सकते हैं? भाव तो सदा से आकाश में व्याप्य हैं, जल में वाष्पीभूत हैं, वायु में गायत्रीन हैं, अग्नि में आवृत हैं, धरती में समाधिस्थ हैं। सच तो यह है कि तुम्हारे होने के उपरांत भी तुमसे होकर आई हूँ, पर इतने भर से तुम्हारी नहीं हो जाती। मैं समय के पृष्ठ पर सदा से अंकित हूँ, पूर्वार्ध में भी और उत्तरार्ध में भी। तुमने बस उस समय के पृष्ठ को वर्तमान में खोल भर दिया है। फिर वही मेरी गज़ल का वो शेर कि न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं समय के आसमान में हूँ। जितनी भी रचना है, जितनी भी कविता है, सब समय के आसमान में है। तुमने बस उस समय के पृष्ठ को वर्तमान में खोल दिया है। मैं समय के पृष्ठ पर सदा से अंकित हूँ, पूर्वार्ध में भी हूँ और उत्तरार्ध में हूँ। तो न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। तो कविता या विचार या ये भावगंगा, ये भी समय के आसमान में है। इसलिए न इस पे किसी क्षण को लिखा जा सकता है, न किसी व्यक्ति का नाम लिखा जा सकता है। तो ये तो रही आज की ये कविता। और बहुत पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, वो आपके सामने पढ़ता हूँ। और उस पर कलाम सिंह साहब हैं, जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, सोशियोलॉजी के बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, तो रिटायर हो गए। बहुत अच्छे चिंतक हैं और समाज के बारे में सोचते हैं, लगातार कार्यरत भी हैं। उनकी प्रतिक्रिया, इन्हीं दोनों पर चर्चा करके आज की भावगंगा थोड़ा कम समय में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज मुझे इलाहाबाद जाना है सब परिवार, और आज रात में ही लौट आएंगे। तो इसलिए कल की भावगंगा नहीं हो पाएगी, रात लौटने में देर हो जाएगी, 12-1 हो जाएगा। और आज की भावगंगा थोड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो जो मैंने पोस्ट डाली थी करीब 1.5-2 साल पहले उसको पढ़ता हूँ। प्रिय दोस्तों और परिजनों, इधर कुछ लोगों ने कहा, अक्सर मैं कहता हूँ कि हमें अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपना एक्सटेंडेड बॉडी माने। अपना परिवार भी हमारा विस्तृत शरीर है, हमें परिवार का भी ध्यान रखना है, समाज का भी ध्यान रखना है। समाज भी हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है, हमारे शरीर का विस्तार है। हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है, देश का भी ध्यान रखना है, धरती का भी ध्यान रखना है और ब्रह्मांड का भी ध्यान रखना है। सबसे जुड़ाव महसूस करें।
बार बार इस सच्चाई को कहता रहता हूँ। तो फिर कुछ मित्रों ने, इधर कुछ लोगों ने कहा कि आप बहुत समाज, प्रकृति, देश और धरती की बात करते हैं, आप बहुत समाज, प्रकृति, देश और धरती की बात करती हैं, लेकिन हमें क्या मतलब है इससे? लेकिन इतना ब्लंटली कुछ लोगों ने कहा कि हमें क्या मतलब है इससे? अपने को और अपने परिवार को देख लें, यही बहुत है। अपने को और अपने परिवार को देख लें, यही बहुत है। विन विन, विन 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 पर ऑपरेट नहीं करना चाहते। तीसरा विन, जिससे आप जिसके साथ आप संबंध या जिसके लिए कार्य करना चाहते हैं और अपने लिए, इनके अलावा जो कुछ एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टेंस में, उससे फिर कोई सरोकार नहीं। वहाँ चाहे जो हो, उसका रहे या जाए। अपने को और अपने परिवार को देखने, यही बहुत है। कहाँ ऊर्जा बचती है, कहाँ ऊर्जा बचती है और समय बचता है कि देश, समाज, प्रकृति या धरती को देखें या उसके लिए कुछ करें। कहाँ ऊर्जा बचती है कि देश, समाज, प्रकृति या धरती को देखें या उसके लिए कुछ करें। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मैंने उस लेख में पूछा था, पोस्ट में, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या हमें अपनी ऊर्जा और समय के संतुलित विभाजन की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें अपने ऊर्जा और समय के संतुलित विभाजन की आवश्यकता नहीं है? जाहिर सी बात है कि हमें उनका ध्यान जरूर देना चाहिए जिनका ध्यान और कोई नहीं रखेगा। जाहिर सी बात है कि हमें उनका ध्यान जरूर देना चाहिए जिनका ध्यान और कोई नहीं रखेगा या रख सकता, जो विवेकानंद कहा करते हैं। तो हमें अपना और अपने परिवार का और अपने सपनों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। उनका ध्यान तो हमें ज़रूर रखना चाहिए जिनका और कोई नहीं रखता। तो हमारे परिवार का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जिम्मेदारी हमारी है, तो हम उस जिम्मेदारी से अपने को दूर कर लेंगे। तो उनका ध्यान तो रखना ही है। फिर हमारे जो सपने हैं, अगर हम उनको नहीं पूरा करेंगे तो कौन पूरा करेगा? तो उनका ध्यान तो रखना ही चाहिए। ये दो तो बेसिक गाइडलाइन है ही। लेकिन इसके अलावा क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम थोड़ा ध्यान और ऊर्जा समाज, देश, प्रकृति और धरती को भी दें? हमें पालने में, हमें बड़ा करने में जितना ध्यान प्रकृति ने और धरती ने और ब्रह्मांड ने दिया है, उतना ध्यान तो हम उसे दें ही। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई है। हाँ, तो जितना ध्यान प्रकृति ने, धरती ने, ब्रह्मांड ने हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमें ग्रो करने के लिए दिया है, उतना ध्यान तो हम उनका दें ही। जितना ध्यान, जितना कुछ हमें सूरज ने दिया है, जितना कुछ हमें प्रकृति ने दिया है, जितना कुछ हमें धरती ने दिया है, इतना तो हम उसको दें ही। अगर धरती, प्रकृति और सूरज ना होते तो शायद हम ना होते। तो इस प्रकृति ने जितना दिया है उतना हमको प्रकृति का हक है। धरती ने जितना दिया है उतना हमारे समय और ऊर्जा पर धरती का हक है। सूरज का हक है कि जितना उसने ऊर्जा दिया है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में इन ऋणों से भी मुक्त होने की बात कही गई कि हमको पितृ ऋण, देव ऋण, धरती ऋण, आकाश ऋण, प्रकृति ऋण, इस सब से भी ऋण होना है।
तो जब हम उन समय देंगे, ध्यान देंगे, तभी तो ऊर्ण हो पाएंगे। तो ये कहना कि हम परिवार और अपना ही देख लें, इतना काफ़ी है। केवल हमारे परिवार और ने हमको नहीं पाला है, हमको धरती ने भी पाला है, हमको प्रकृति ने भी पाला है, हमको अनाज और सब कुछ जो कुछ मिला है वो प्रकृति और धरती से मिली है। ऊर्जा जो हमें सूरज से मिली है, तो आखिर इनका हम ऋण कब चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे? और जितने जीव जंतु वनस्पतियां इस धरती पर हैं, सब धरती की संतान हैं, सब धरती माँ की संतान हैं। तो अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो धरती का ऋण चुका रहे होंगे। अगर हम प्रकृति को और बेहतर बना रहे होंगे, और पेड़ लगा रहे होंगे, और ऑक्सीजन तैयार कर रहे होंगे, धरती की कोख में जो पानी है, धरती के अंदर जो पानी है, अगर वो वाटर टेबल खत्म हो रहा है, उसको भर रहे होंगे, तो धरती का ध्यान रख रहे होंगे, प्रकृति का ध्यान रख रहे होंगे, दोनों का। क्योंकि अगर वाटर टेबल नीचे चला गया तो सारे पेड़ सूख जाएंगे और धरती का वो सतह रेगिस्तान हो जाएगा। तो हमको सबका ध्यान रखना है। ये हम कैसे भूल जाते हैं कि हम केवल बस अपना और अपने परिवार का ही ध्यान रख रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास न समय है न ऊर्जा। यह बहुत सीमित सोच है। हमारे पास है, समय भी है, ऊर्जा भी है, लेकिन हम हर आदमी, मॉडर्न साइंस ने एक ही काम किया है, मॉडर्न साइंस ने एक ही काम किया है कि हर व्यक्ति को असीमित समय दे दिया है। पहले जो काम वर्षों में होता था, आप पता चला बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, वर्षों लगेंगे, और रास्ते में पूरा गुंजाइश, पूरी चांसेस यही है कि आप नहीं बचेंगे। लेकिन आज आप घंटों में पहुंच जाते हैं। तो आधुनिक विज्ञान ने हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने हर व्यक्ति को समय बर्बाद करने का, नष्ट करने का अनंत कारण भी साधन भी दे दिया। फालतू आप मोबाइल पे ही तमाम सोशल मीडिया पे अनाप शनाप झूठ खबरें इधर उधर सब सुनते सुनाते रहते हैं, और उसके बाद अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। अगर हम समय को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें तो हर आदमी के पास सरप्लस टाइम है और सरप्लस एनर्जी है। आप आसन व्यायाम करके अपना समय उसमें न लगाएं, बल्कि पेड़ों को वास्तव मेहनत करके, जो ज़रूरी काम है उनको करके उस समय का इस्तेमाल करें, तो वो और बेहतर होगा। तो हमें अपना परिवार का और सपनों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन हम जिसकी वजह से हैं उसका भी ध्यान करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए सकारात्मक रूप से। सारे जीव जंतु वनस्पतियों का ध्यान करना चाहिए कि क्योंकि वह सब उस धरती माँ के बच्चे हैं, जिस धरती माँ ने हमको संभाला है, जिसने हमको आश्रय दिया है, और जो हमें सब कुछ देती है। प्रकृति भी धरती माँ ने दिया है, धरती माँ और सूरज ने मिल करके दिया है। तो हम प्रकृति का भी ध्यान करें और उनके लिए भी जितना मैक्सिमम हो सकता है काम करें, प्रकृति को बचाने का। पेड़ भी कहीं सूख रहा है तो उसको पानी दें, पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन की कमी ना होने दें इस धरती पर, पॉल्यूशन ना होने दें। तो हमें अपने परिवार का और अपने सपनों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम थोड़ा ध्यान और ऊर्जा समाज, देश, प्रकृति और धरती को भी दें? यदि समाज, देश, प्रकृति और धरती नहीं बचेगी तो हम और हमारा परिवार क्या बच पाएंगे? तो हम और हमारा परिवार क्या बच पाएंगे? और इसी में हमें थोड़ा ध्यान इस बात के लिए देना है समय समय पर कि हम ऐसी व्यवस्थाएं चुनें लोकतंत्र में जो हमारे परिवार का, सारे देशवासियों का, प्रकृति का, धरती का, सबका, प्रकृति का सब ध्यान सही तरीके से, संवेदना के साथ, दिल से करे, लूट की भावना से। आज जिन लोगों को हम चुन रहे हैं वो करोड़ों अरबों खर्च करके जा रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या क्या नहीं लूट रहे हैं। हमको तो लूट रहे हैं, हमारे टैक्सेस जो हम दे रहे हैं उसका
विज्ञापन और इधर उधर फालतू चीज़ों में, मतलब ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं डिपार्टमेंट्स में तमाम सारे 15-20% काम हो रहा है और 70-80% खाया जा रहा है। और ये इसलिए कि हम सोचते हैं हम और हमारा परिवार का देखभाल कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो टैक्सेस दे दिया और हमारा काम इतिश्री हो गया। हमने न व्यवस्था के बारे में सोचा, न प्रकृति के बारे में सोचा, न धरती के बारे में सोचा। तो ऐसी व्यवस्था लाएं जो हमारा परिवार का, समाज का, धरती का, प्रकृति का, सबका ध्यान रखे और एक भी पैसा बर्बाद ना करे हमारे टैक्सेस का। हमने टैक्सेस अपनी व्यवस्था चलाने के लिए दी है, उनको लूटने के लिए नहीं दी। अगर एक भी पैसा विज्ञापन में भी खर्च हो रहा है तो गलत हो रहा है। विज्ञापन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पब्लिक के लिए कोई नई योजना, कुछ नई चीज़ें बतानी है, उसके लिए अखबार में आना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसको दिखाने के लिए। अरे उनका काम बोलेगा, इसको दिखाने के लिए हमारे पैसे पे क्यों? हमारे टैक्स का एक एक पैसे का अगर सही इस्तेमाल हो तो हमें ऐसे ही लोगों को चुनना है जो ऐसा करें, और फिर देश, समाज, प्रकृति, हमारे सपने सब खुशहाल होंगे। अब मैंने उस समय ये सवाल किया था कि क्या आप कोई प्रतिशत तय करेंगे कि सामान्यतया लगभग कितने प्रतिशत स्वयं के लिए, कितने परिवार के लिए, कितने समाज के लिए, कितने देश के लिए और कितने प्रतिशत प्रकृति और धरती के लिए देना उचित समझते हैं। आप अपने ऊर्जा, संसाधन और समय का कोई प्रतिशत तय करना चाहेंगे इन चीज़ों के लिए? मैंने लिखा था आपके विचार जान करके हम आभारी होंगे। कलाम सिंह साहब ने इसका उत्तर लिखा है, मैं उस उत्तर को पढ़ता हूँ और इसके बाद इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। दिस इज बिटर ट्रूथ, यह एक कटु सत्य है, दैट पर्सन्स entrapped in day-to-day problems and blues do not like visionary discussions, कि जो अपने डे टू डे की समस्याओं में, जीवन यापन में और इन सब समस्याओं में उलझे हुए हैं, और वो इस तरह की विजनरी या जो भविष्य के दर्शन की या जो समस्त चिंतन की, समग्र चिंतन की उस डिस्कशंस में नहीं उसे पसंद कर पाते, बट लाइक पैलिएटिव अर्जेंट मेजर्स टू बी टेकन फॉर देयर सॉरी स्टेट। लेकिन उनके जो हाल बेहाल उनकी स्थिति है, उससे उबारने के लिए अगर कुछ होता है तो उसी को वो दवा के रूप में स्वीकार करते हैं, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं कर पाते। द क्राइसिस ऑफ अर्जेंसी, जो हमें आज और अभी चाहिए, अगर भूखा है तो आज और अभी भोजन चाहिए। द क्राइसिस ऑफ अर्जेंसी वॉज ऑल्सो प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू इलीट इन इंडिया इन अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, पहले दूसरे तीसरे दशक में, 1910, 1920, 1930, उस समय जब सोचने समझने वाले लोग देश में कुछ उभर रहे थे, इलीट कुछ उभर रहे थे, तो उस समय भी यही क्राइसिस ऑफ इमरजेंसी थी कि जो रोजमर्रा के तुरंत अटेंड करने वाली चीज़ें हैं, इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान और फोकस, और इसके बियॉन्ड ना सोचना, ना सोच पाना, यही प्रचलित था। Our new elite of that time struggled hard to bring people above their native and parochial thinking. उस समय भी हम बहुत सीमित सोच के थे, अपने गांव, अपने छोटे से राज्य या देश, अपने परिवार या अपने जाति, इन्हीं सब में तब भी उलझे हुए थे। और जो उस समय के सोचने समझने वाले नई इलीट जिसे कहा गया, वो न्यू इलीट उस समय जो थे, उनकी बातों पर गौर वो लोग कम कर रहे थे, ध्यान कम दे रहे थे, और उनको उस नए इलीट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि लोग अपने उस सीमित सोच के दायरे से उबर सकें। ग्रेट वॉज द वर्क ऑफ डाइवर्टिंग एंड अप्रेजिंग ऑफ विजन ऑफ पीपल बाय दिस लीड। और उस इलीट ने जो काम किया था, 20-30 साल लगे उसमें,
उससे लोगों का जो सोचने का दायरा था वो थोड़ा बड़ा हुआ और ये महान कार्य उस समय के उन एलीटों ने किया। Great was the work of diverting and appraising of vision of people by this elite, जो उनके सीमित सोच से उसे आगे बढ़ाना और उसको थोड़ा एलिवेट करना, थोड़ा उच्च स्तर पर ले जाना, वो काम किया। Today's problems reflect the same situation। आज की जो समस्याएं हैं वह भी लगभग उसी से मिलती जुलती हैं। अवसरों की कमी कर दी गई है, लोगों को खाने पीने तक के लिए फ्री राशन और ये सब दे दे करके पंगु बना दिया गया है, पढ़ाई को नष्ट कर दिया गया है। तो वो जो हालत है उससे आदमी अब फिर वही, अगर आदमी बिल्कुल डूब रहा होगा तो वो क्या सोचेगा सिवाय इसके कि थोड़ा हाथ पांव मारने, नाक ऊपर हो जाओ, सांस लेने। तो आज वही स्थिति लगभग बना देने की कोशिश हो रही है कि बस किसी तरह से जिंदा रहें, वो हालत बना दी गई है। Great was the work of diverting and appraising of vision of people by this elite. Today's problems reflect the same situation। कास्ट में उलझा दिया गया है, रिलीजन में उलझा दिया गया है, मतलब जोड़ने की चीजें। हम सब धरती माँ की संतान हैं और पूरे ब्रह्मांड के एफर्ट्स से हैं यहाँ पर। तो धर्म को गलत समझ करके, जातियों को गलत समझ करके, जातियां और कुछ नहीं है, केवल जो जो काम करता है उसके अनुसार वर्गीकरण है, उसको जन्मना बना लिया, जन्म से बना लिया। धर्म और कुछ नहीं है, हम संपूर्ण ब्रह्मांड से, संपूर्ण धरती से, संपूर्ण प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यह धर्म है। लेकिन वो अलग अलग पूजा पद्धतियों को धर्म बना लिया गया और मनुष्यों को, जीवित लोगों को न पूज करके हम पत्थरों को पूजने लगे या स्ट्रक्चर्स को पूजने लगे या किताबों को पूजने लगे। किताबों से सीखिए, जिनको हम महापुरुष या अवतार मानते हैं उनसे सीखिए, उनके जैसा बनने की कोशिश करिए। तुलसीदास ने जरूर शैव और वैष्णव की लड़ाई को शांत करने के लिए राम को शिव का और शिव को राम का भक्त बना दिया। वाल्मीकि ने राम से पूजा नहीं करवाई, राम पूजा नहीं करते थे, राम अपने ड्यूटीज को करते थे, जो उचित था वो करते थे, सबकी देखभाल करते थे। Caste, religion and money considerations have broken the spine of democracy। तो जाति, धर्म, पैसा, इतना ज्यादा लूट मार, व्यभिचार, लोभ, ये कंसिडरेशंस have broken the spine of democracy। हमारी डेमोक्रेसी का जो रीढ़ है वह तोड़ा है और तोड़ते जा रहे हैं। What will you provide me just tomorrow? बस उनका एक ही सोच है कि मुझे कल के लिए क्या मिलेगा। वो ये नहीं सोचते कि हमें कल ही नहीं, सबके बारे में सोचना है और सबसे जुड़ना है। Taking the future vision, processes which are weakening us and future trajectory of sustainable development are not matter of interest for them। इसीलिए टॉकिंग ऑफ फ्यूचर विजन, भविष्य दर्शन, संपूर्ण चिंतन, समग्र चिंतन, वास्तविक धर्म, वास्तविक जीवन, सही रोल मॉडल, अब वह इनके सोच के विषय ही नहीं है। यहाँ भारत में तो 99.9% लोगों के रोल मॉडल ही गड़बड़ हो गए हैं और रोल मॉडल भी केवल ताली बजाने के लिए हैं, अपने अंदर अपनाने के, अपने अंदर उसको उसके अनुसार चलने के लिए नहीं है। अगर किसी के रोल मॉडल सही हैं तो भी। तो टॉकिंग ऑफ फ्यूचर विजन, प्रोसेसेस, वो प्रक्रियाएं जो कि कमजोर कर रही हैं भविष्य के हमारे यात्रा को, भविष्य के हमारे संसाधन को, भविष्य के हमारी स्थितियों को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो हमारे भविष्य के वंशजों को भी और खुशहाल रखे, ऐसे विकास के बारे में सोचने समझने के बारे में लोग सोच भी नहीं रहे। बट टुडेज एलीट शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक। लेकिन आज का जो एलीट है, आज का जो सोचने समझने वाला वर्ग है, जो समग्र चिंतन में विश्वास करता है,
उसको निराश नहीं होना चाहिए। यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि भाव गंगा जिस तरह से, जिस रफ्तार से बह रही है, थोड़ा थोड़ा रोज बह रही है, इसी से बहुत बड़ी आशा है। कोई ज़रूरी नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करके और लाखों करोड़ों खर्च करके और लाखों लोगों को सामने ले आया जाए और ये करा दिया जाए, वो करा दिया जाए और फिर बाकल में सब धुल जाए, अपने आप समय के गर्त में चला जाए। एक व्यक्ति के अंदर भी अगर ये बात, ये लौ लगती है अंदर से, और वह इसमें ये इच्छा होती कि किसी और को भी बताएं, ये ज़रूरी है, ये हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, धरती के लिए ज़रूरी है, प्रकृति के लिए ज़रूरी है, या इवन सूरज तक के लिए ज़रूरी है, तो फिर चीज़ें और अच्छी होंगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कलाम सिंह साहब कि हमको नकारात्मक नहीं होना है, निराशावादी नहीं होना है, हमको ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो माहौल बनाए रखिए क्योंकि सुबह होने को है। और फिर इस वाक्य के साथ कलाम सिंह जी अपनी बात ख़त्म करते हैं। दे हैव ब्राइट हिस्ट्री ऑफ आवर पास्ट एलीट। पास्ट के 19वीं शताब्दी के शुरुआत के जो एलीट थे, उनका जो सकारात्मक कंट्रीब्यूशन रहा, रोल रहा, और जिस तरह से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और जो सफल हुए, भले ही 30-40 साल लगे, वो इतिहास भी हमारे साथ है। आज ये सोशल टेक्नोलॉजी है, ये सब नहीं था मीडिया, आज हमारे पास ये भी है। तो अगर आज हम सब लोग इन सकारात्मक चीज़ों के लिए लगातार लगे रहेंगे, शुद्ध भाव से लगे रहेंगे, तो 5-10 साल में ही परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन भारत में भी शुरू होगा और पूरी दुनिया में भी। हमको अपना समय, थोड़ा समय अपने और परिवार से और अपने सपनों से आगे बढ़ करके समाज, प्रकृति, धरती और देश और धरती और समस्त ब्रह्मांड के लिए देना होगा। अब आप इसको क्रियात्मक स्वरूप में, प्रैक्टिकल स्वरूप में सोच सकते हैं कि हम ये समय कैसे देंगे। 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि बच्चों को तो अपने पढ़ाई में और अपने को आगे बढ़ाने में, अपने देखभाल करने के लिए करना है। उस पढ़ाई में ही यह इनपुट प्रकृति और समाज और देश का दे दिया जाए, इसके बारे में ठीक से, अच्छी तरह से, गहराई से सोचा समझाया जाए, सोचवाया जाए, समझाया जाए और कुछ प्रैक्टिकल कराया जाए। तो वो तो पढ़ाई का उनका अंग हो जाना चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए। अब फिर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं बाकी लोगों को, जो कुछ अपना चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे कृषि कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, एक वह वर्ग, चाहे नौकरी कर रहे हैं, और एक वर्ग जो अब अपनी एक्टिव लाइफ से पूरा करके रिटायर हो गया है, चाहे वो कार्य से, चाहे नौकरी से। 60+ या 70+ के लोग, दोनों के पास समय अलग अलग होगा। जो लोग किसी व्यवसाय में या कार्य में या नौकरी में लगे हुए हैं, वो मान लीजिए कि अपने समय का 15-16 घंटे तो अपने लिए सोना, खाना, नौकरी, और 3-4 घंटे परिवार के लिए 20-21-22 घंटे तक काम करते हैं। उसमें जो सबसे नीचे के पायदान पे लोग हैं, वो शायद उनके पास वाकई सरप्लस टाइम ना बच रहा, लेकिन फिर भी इतना सरप्लस टाइम तो है कि अब आजकल सोशल मीडिया में ये सब इधर उधर की खबरें देखते हैं। वह थोड़ा घंटे भर अगर प्रकृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए सोचने में निकालें, थोड़ा देश के हम मालिक हैं ये जान जाएं, संविधान जान जाएं, चुनाव के समय सही लोगों को वोट देने लगे, तो ये उनकी ड्यूटी इसी में मान हो जाएगी। जो लोग नौकरियों में हैं, मतलब नीचे के 20-25% के खिलौन, जो डे टू डे लाइफ वही सस्टेन करने में सारी एनर्जी और समय जा रहा है, वो थोड़ा सा समय निकालें। 1 घंटा ही बहुत है, आधा घंटा रोज बहुत है। जो बाकी नौकरी पेशा लोग हैं, वह आराम से 2 या 3 घंटे रोज निकाल सकते हैं। समाज, प्रकृति
देश और धरती के लिए। अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एकदम गरीबों की देखभाल की संसाधन हम सब दे रहे हैं, टैक्सेस के माध्यम से संसाधन हम सब दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय इस पर दें हम कि हम जो 30% टैक्स दे रहे हैं, 25%, 20% टैक्स दे रहे हैं, इसका सही इस्तेमाल हो। ये हमारे अलावा और कोई नहीं करेगा, न कोई फरिश्ता आएगा, न कोई यूनाइटेड नेशन से आएगा, ये हम ही को करना पड़ेगा। तो अपना समय इस पर भी लगाएं कि हमारे दिए गए टैक्सेस के एक पैसे का भी ये व्यवस्था दुरुपयोग न करे, और हम ऐसी व्यवस्थाएं लाएं, एक भी गलत आदमी को वोट न दें कि जो करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत रहा है और कमाने के लिए जा रहा है, जो हमारे पैसे का सही इस्तेमाल हमारे लिए करने के लिए जा रहा है, जाएगा, ऐसे लोगों को चुन करके कैंडिडेट बनाएं और जिताएं, तीनों सरकारों के लिए, केंद्र और राज्य और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए। इसके अलावा धरती को बेहतर बनाने के लिए, धरती और प्रकृति के लिए और देश के लिए कम से कम 3 घंटे, 1 घंटे प्रकृति के लिए, 1 घंटे धरती के लिए, 1 घंटे देश के लिए, इतना तो निश्चित फिक्स करिए। नदियों को आप सोचिए, आपको अनंत अपने आसपास अनंत ऐसे विषय मिलेंगे जो इस पर कर सकते हैं। तो कम से कम 3 घंटे, 1 घंटे धरती, 1 घंटे प्रकृति, 1 घंटे देश, ये उन लोगों के लिए है जो सफिशिएंट, जिनकी आय लोअर वर्ग से ऊपर है, उनके लिए। जो लोअर वर्ग में है वो आधा घंटा, जो लोअर से और बाकी नौकरी पेशा हैं उनके लिए 3 घंटे, और जो रिटायर हो गए हैं उनके पास समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 12 घंटे तो अपने शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, सोना, एक्सरसाइज, चलना, परिवार के लिए भी 5-6 घंटा, लेकिन कम से कम वो 6 घंटे के आसपास निकाल सकते हैं। हर रिटायर्ड व्यक्ति अगर वो स्वस्थ है तो 6 घंटे निकाल सकता है। कम से कम 6 घंटे हर रिटायर्ड व्यक्ति निकाल सकता है प्रकृति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। अलग अलग तरीके से आप सोचिए और उस हिसाब से निकालिए, और यही सफल जीवन होगा, धरती खुशहाल होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से कम जो रिटायर्ड लोग हैं वो 6 घंटे, 2 घंटे अपने हिसाब से वो बांट लें। 6 घंटे प्रकृति के लिए काम कर सकते हैं, जन जागरण के लिए, देश के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए। अब स्कूलों में जाकर के बच्चों को इन विषयों पर पढ़ाएं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसी रूप में, भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, किसी रूप में वो 2 घंटे चिंतन और कार्य करें, देश कैसे अच्छा हो, 2 घंटे कार्य करें प्रकृति कैसे अच्छी हो, और 2 घंटे कार्य करें धरती कैसे अच्छी। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में जो मेरा सुझाव है, इसके पर आपके सुझावों का स्वागत है। आप अपनी बातें कहिए, लिखिए, बताइए। मैं चाहता हूं कि एक डिबेट भावगंगा में इस विषय पर हो, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि बच्चों की पढ़ाई में ये चीज़ें शामिल हों। बच्चों की पढ़ाई में ये विषय शामिल हों और प्रैक्टिकली उनको कराया जाए। तो बच्चों, जो लोग शिक्षा में हैं, वो इस रूप में इन तीनों विषयों पर, समाज, देश और प्रकृति, धरती, और जो लोग नौकरियों में हैं वो 3 घंटे दें। समाज, देश, प्रकृति और धरती 4 हैं तो 3 घंटे को अपना 4 हिस्सों में बांट लें। जो लोग रिटायर्ड हैं वो 6 घंटे में बांट लें 4 हिस्सों में। रोज़ ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही तुम 75 मिनट रोज़ दें। अगर 6 घंटे बांटा है, किसी दिन किसी में ज़्यादा दे दें, किसी में किसी दिन दें, लेकिन इन चारों को, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन चारों पर ध्यान रोज़ देना होगा। तो इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ पर विराम लेती है। कल की भावगंगा नहीं होगी, परसों हम लोग फिर मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।